कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और इसके रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे, कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखबशुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया आप। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं। वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई। अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ रुपया के हो गए। आपने ख्वाब तो इतने दिखाए मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है। आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू। जबीर सिंह ग्रिल मिस्टर। अब 2019 के बाद और अब का क्या फर्क हुआ? अब आप मुझे बताएं,
भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं। फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो कल और आज में अंतर है। अब आप सिक्योरिटी की बात करते, स्टोन पेल्टिंग 0% हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था, जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, जब सीधे सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई। कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना। ये तो एक केस स्टडी बनेगा। क्या कारण है, ऐसा कौन सा जादू हो गया 4 साल में? सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में 80-90% कमी हुई है। अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो 150-2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे है। पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है। मैं पूर्वोत्तर में रहा 7 साल, वहां होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में, क्योंकि होटल नहीं थे। जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था। डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं। इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी गुंजाइश 2.25 करोड़। तो ये अंतर आया है, और ये लोग इसीलिए आए, उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल है वहां भ्रमण करने की। G20 का वहां समिट हुआ, और सबसे ज्यादा कामयाब, ये मैं नहीं कह रहा, जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा, डीडीसी के चुनाव हुए, भारी संख्या में वहां मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 10% मतदान होता था। अब ये तो सामने है, ये तो आंकड़े चढ़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द फैक्ट्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स। सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ। ये उज्ज्वला आयुष्मान J&K इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज इंप्लीमेंटेड 100% यूनिवर्सल आयुष्मान। अब उन स्कीम्स में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे। अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, इंटरव्यू 100। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है। आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it doesn't have the equal parallel with 1947, because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country you had displacement of such a huge population leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, इज इट नॉट आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर दैट सैंक्टिटी and that culture and tradition of Kashmir, for which Kashmir is known all over the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandit? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, वो तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला। तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई। शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। This is a fact of history. This can be checked. So these are the political sequence which makes us believe otherwise. अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की
शहादत के बाद जंग हुआ वहां पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये पीओजे के अलग ना होता, और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन सीट नहीं लानी पड़ती, जो आज इस विधेयक में आ रहा है ना कि But the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war has reached a stalemate. And so therefore, there was no possibility of making any further gain, and that is why the ceasefire happened. And if you do not have faith in me, you can Google a Guardian article which was published just about a couple of months back, citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a ceasefire was called. Yes, I fully trust you. See, दादा no, I'm not yielding. नहीं अभी नहीं, एक मिनट बात होने दो, ऐसा नहीं है मनीष जी, I fully trust you, but I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister, so it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की, हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसने दी थी या उसको कसूरवार ठहराएगी. The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Minister Yes. Tiwari, the entire country is watching this debate. Yes. We should not shift the blame here and there. Thank you. Because these are all happened in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I therefore not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे, तो शुरू से ये वाक्य से शुरू हुआ. तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है. यू कैन आस्क इलेक्शन कमीशन बट नॉट हियर. हम तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365, कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान. हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं. लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते. पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes. So whenever. Why not hold? Yes, sir. Absolutely, sir. Whenever the election commission announces, we are ready. We are ready, sir. We are ready. Honorable members, tomorrow, I think that tomorrow Home Minister is going to reply. So, now I'm going to conclude. The legitimate questions were asked by Manish and you. I think that answer will be given by the Home Minister tomorrow. Yes. Prohibition, anything from this government part? No. Whether any prohibition that the government would not be able to persuade the election commission that the situation has come to such a pass that election needs to be held? Adir. Now I'm concluding. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised.
Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, but we were the party which introduced 3-tier system in the, I am concluding by that. DDC का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ, आज से 3 साल पहले, 4 साल, तो वो उसमें क्या रुकावट थी? No sir, that's a fact. Self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Chennai Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the Lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you.